वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। इस वीडियो का टाइटल है 12 नवंबर 2025। ये वीडियो करंट अफेयर्स पे ही है और आप जानते हो बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का जो न्यूज़ होता है उसके लिए आपका वीडियो आएगा ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। ये जनरल करंट अफेयर्स के लिए है, ठीक है। लास्ट जो वीडियो आया था वो 10 नवंबर 2025 को आया था। तो इस वीडियो में 10 और 11 नवंबर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको शामिल किया गया है। इसमें जो आज इस वीडियो में जो न्यूज़ है जिसको डिस्कस किया गया है वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। वो अंगोला गई हुई हैं और अंगोला में 11 को आज उनका 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था जिसमें ये चीफ गेस्ट थी। इसके अलावा अंगोला जाने वाली ये पहली इंडियन प्रेसिडेंट हैं, तो उसके बारे में, अंगोला विजिट के बारे में जानेंगे। इंडिया का फर्स्ट मेगावाट स्केल वेनेडियम फ्लो बैटरी, इसका इनॉग्रेशन किया गया है एनटीपीसी नेत्रा। ये उसका एक R&D सेंटर है इन ग्रेटर नोएडा। मनोहर लाल खट्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया है। फिर जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, अभी शिवराज सिंह चौहान है ना, उन्होंने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाटरशेड महोत्सव का इनॉग्रेशन भी किया और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। इंडिया इंडिया और श्रीलंका के बीच एक आर्मी एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति। इसका जो 11th एडिशन है वो बेलगावी कर्नाटका में शुरू हो गया। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट COP होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, ये स्टार्ट हो गया है बेलेम ब्राज़ील में। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में ही रहते हैं। मीजल्स एक बीमारी है, एक वायरस से होता है। ये सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है लेकिन अधिकतर ये बच्चों में पाया जाता है। कनाडा लगभग 30 साल से मीजल फ्री कंट्री था लेकिन अब उसका ये स्टेटस ख़त्म हो गया है क्योंकि अब वहाँ पे मीजल्स पाए गए हैं, ठीक है। सर्गियो गौर, इन्होंने शपथ लिया है एज द न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया। डेविड डेविड सलाई हैज़ वन द 2025 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ठीक है। सलमान रश्दी, ये इंडियन बॉर्न अभी अमेरिकन सिटीजन है, उनको डेटन लिटरेरी प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। शैलेश चंद्रा, ये फर्स्ट इंडियन है जो इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ OICA, ठीक है। तेलंगाना के एंथम को लिखने वाले आनंदेश्वरी, इनका डेथ हो गया है। उत्तर प्रदेश ने वंदे मातरम को अपने स्टेट के सारे स्कूल में कंपलसरी कर दिया है। आप जानते हो 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है वंदे मातरम का। जो पिछला वीडियो था 10 नवंबर का, उसमें डिटेल में आपका वंदे मातरम किया गया है। उत्तर प्रदेश वाला न्यूज़ हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे एक लाइन में ही याद रखिएगा, बस यहीं पे याद रखिएगा। किस स्टेट ने वंदे मातरम अपने स्कूल में कंपलसरी कर दिया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। फिर तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन, उन्होंने इनॉग्रेट किया है अनुभव चुलाई टेक केयर सेंटर। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एग्रीमेंट साइन किया है विथ उत्तराखंड गवर्नमेंट जिसमें वो उत्तराखंड के एयरपोर्ट नैनी सैनी एयरपोर्ट का अब प्रबंधन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। फिर कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना, उन्होंने WTA फाइनल्स जीत लिया है रियाद में। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी है तो ये बॉलर, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इन्होंने लगातार 8 बॉल में 8 छक्का लगाया है, 8 सिक्सेस लगाए हैं और 11 बॉल में 50 रन स्कोर किया, जो कि फर्स्ट क्लास में वर्ल्ड में फास्टेस्ट 50 है। फिर अनिश भानवाला और सम्राट राणा दोनों शूटर है, इन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किया है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कायरो इजिप्ट में हो रहा है। ये देखो न्यूज़ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो पहला न्यूज़ है प्रेसिडेंट के साथ स्टार्ट करें। ये प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू साहब, ठीक है। ये गई हुई हैं कहाँ पे? अंगोला। और अंगोला का जो 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था लुआंडा में, उसमें ये चीफ गेस्ट थी, ठीक है। देखो, जब भी कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बाहर जाता है तो उसका पढ़ने का तरीका क्या होता है?
वो तरीका बेसिकली हम लोग समझ लें। ठीक है, तरीका देखो ये होता है कि वो किस किस कंट्री को गई हैं। जैसे प्रेसिडेंट मुर्मू 2 अफ्रीकन कंट्री के टूर पे हैं। एक है अंगोला जो रहेंगे 8 से 11 नवंबर तक, और दूसरा इसके बाद वो आज चली जाएंगे बोत्सवाना जो उसका नेबरिंग कंट्री है, और वहाँ पे वो 11 से 13 नवंबर तक रहेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे पूछता है प्रेसिडेंट मुर्मू जो अभी अफ्रीका गई थी उन्होंने किस किस कंट्री को टूर किया। ऑप्शन देना शुरू कर देगा, तो हमारे लिए आंसर क्या होगा, अंगोला एंड बोत्सवाना। फिर दूसरा दूसरा यूनिक चीज़ क्या रखना है, आज तक कभी भी कोई भी इंडियन प्रेसिडेंट ना बोत्सवाना गया था ना अंगोला गया था। तो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जिन्होंने इन 2 कंट्री का विजिट किया है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू साहब हैं। वैसे एक चीज़ और भी याद रखना, 1985 में इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाया था अंगोला के साथ। ठीक है, मतलब 40 ईयर्स सेलिब्रेशन भी हो रहा है उसका। 85 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, और फिर 86 में अभी तक एक ही प्राइम मिनिस्टर है जो अंगोला गए हैं, वो 86 में राजीव गांधी गए थे। इसका मतलब राजीव गांधी गए थे 1986 में, और प्रेसिडेंट के रूप में द्रौपदी मुर्मू पहली इंडियन प्रेसिडेंट है जो अंगोला गई है। ये टिपिकल चीज़ होता है, इसको थोड़ा याद रखना। देखो जब वो अंगोला गई थी तो वो ना, जो जैसे ये देखो अंगोला के प्रेसिडेंट हैं जोआओ मैनुअल गोंजालेस लोरेंको। ठीक है, होपफुली स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सही हो। ये जो है ना लोरेंको, ये 6 महीने पहले इंडिया आए थे। ठीक है, और उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर में से कोई एक आइए हमारे देश में, और जो हमारा 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा ना उसमें आप गेस्ट बनिए। मोदी साहब तो नहीं गए क्योंकि मोदी साहब अभी भूटान गए हुए हैं, तो उनके जगह पे यहाँ पे भारत की तरफ से कौन गई हैं, द्रौपदी मुर्मू गई हैं। इसीलिए 11th को जब ये वीडियो जिस दिन बन रहा है उस दिन यहाँ के अंगोला की जो राजधानी है लुआंडा, वहाँ पे उनका इंडिपेंडेंस समारोह हुआ था जिसमें चीफ गेस्ट थी द्रौपदी मुर्मू साहब। ठीक है, ये है ना कैपिटल उसका लुआंडा। फिर और क्या याद रखना है, जब भी इंडिया का कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बाहर जाएगा या फिर बाहर वाले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं, एक चीज़ और याद करना होता है, क्या उन्होंने इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह तो साइन नहीं किया है। यही हमें फॉर्मूला लगाना है मुर्मू साहब के विजिट का। तो मुर्मू जब गई थी अंगोला तो भारत और अंगोला के बीच में 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। एक था कॉपरेशन ऑफ फिशरीज एक्वाकल्चर एंड मरीन रिसोर्स, और दूसरा था ऑन काउंसलर मैटर्स। वो ऐसे पूछेगा, अंगोला जब गई थी द्रौपदी मुर्मू तो कितना MOU साइन हुआ था, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके भी दे देता है, या फिर दोनों का नाम होगा, एक फिशरीज हो गया दूसरा काउंसलर मैटर्स हो गया। फिर प्रेसिडेंट को एक ऑनर दिया गया अंगोला के द्वारा। ठीक है, अंगोला की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है, तो उनके पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को ना प्रेसिडेंट मुर्मू ने संबोधित किया। ये एक बहुत बड़ा ऑनर माना जाता है कोई भी विजिटिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए, जब उस कंट्री को में कहा जाता है कि आप हमारे नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट को एड्रेस करें। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, अंगोला के पार्लियामेंट का नाम क्या है। अंगोला के पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है, नेशनल असेंबली। अंगोला ने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दोनों में शामिल होगा। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है, ये बेसिकली इंडिया का प्रमोट किया हुआ है 2 इंटर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स है। अब क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नाम फिर से आ गया, इसलिए थोड़ा सा एक बार और इसको रिवाइज कर लें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूरू कर्नाटका में अनाउंस किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, क्यों, वहाँ पे मनाया जाता 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, आप जानते हो 1973 में भारत में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो 1973 से पहले 1 अप्रैल 1973 से पहले हमारे देश का जो नेशनल एनिमल था वो था लायन, सिंह।
लेकिन टाइगर की आबादी बहुत ही कम हो गई थी भारत में, तो टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए 1 अप्रैल 1973 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया और साथ में टाइगर को बना दिया है इंडिया का नेशनल एनिमल। तो उसका 50 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था और ये आयोजित किया गया था मैसूरू कर्नाटका में, वहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया। लेकिन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ना, वो फॉर्मली अस्तित्व में कब आया था? मार्च 2024 में आया था। इसमें ना 7 बिग कैट्स, ठीक है, बिल्ली के प्रजाति के एनिमल्स को सेफ गार्ड किया जाएगा। एक तो हो गया टाइगर, ये सब साइंटिफिक नेम है। लायन, लेपर्ड, लेपर्ड को हिंदी में बोलते हैं तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर, स्नो लेपर्ड एंड चीता। ठीक है, ये 7 हैं। इसमें याद रखना प्यूमा और जैगुआर ये भारत में नहीं पाए जाते, तो इसमें जिन देशों में ये पाया जाता है और जो इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, वो सारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पार्ट हैं। और मेन मकसद क्या होगा? इनके कंजर्वेशन को प्रमोट करना। ठीक है। दूसरा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये क्या है? बायोफ्यूल का मतलब होता है ना, जैसे फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? जीवाश्म बोलते हैं हिंदी में। ये पहले थे एनिमल्स, प्लांट्स, मिलियंस ऑफ साल, करोड़ों साल पहले ये लोग मर गए। फिर क्या हुआ? अर्थ में मूवमेंट हुआ, ये अर्थ के अंदर चले गए, फिर उस पर प्रेशर पड़ा और टेम्परेचर पड़ा, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? कोल बन गए, डायमंड बन गए, पेट्रोलियम बन गए या नेचुरल गैस बन गए। ठीक है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं फ्यूल्स के रूप में, कोयले को यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस को, इसलिए इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन इससे होता है ग्लोबल वार्मिंग, है ना, कार्बन निकलता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसी के लिए इसका अल्टरनेटिव में ना बायोफ्यूल्स को प्रमोट किया जा रहा है। आपने पहले भी पढ़ा होगा E20, ठीक है, पेट्रोल में 20% जो है ना एथेनॉल मिला दो। ठीक है, एथेनॉल कहाँ से आता है? भारत में तो अधिकतर वो शुगर केन से लाया जाता है, मोलासिस से, या फिर जो टूटे फूटे चावल होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट होता है, उसको भी यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, जिसको ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ। इस तरह के फ्यूल्स को कहते हैं बायोफ्यूल्स। तो फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, रोकना है, तो फॉसिल फ्यूल के का यूज़ कम करो और उसमें बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल बढ़ाना शुरू करो। इसी को प्रमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था। कब? 9 सितंबर 2023 को ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट इन दिल्ली। 23 का G20 समिट दिल्ली में हुआ था। तो मोदी ने यूएस के प्रेसिडेंट, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, इटली की प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर और यूनाइटेड अरब अमीरात इसके जो प्रेसिडेंट थे, इनके साथ मिलकर लॉन्च किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये सब देखो एवरग्रीन टॉपिक है, इसके बारे में आपको हमेशा जानकारी रखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन कर लो अबाउट अंगोला। ये साउथ वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। इस पर रूल करता था पोर्चुगल। ठीक है, फिर 11 नवंबर 1975 को अंगोला ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी पोर्चुगल से, लेकिन भारत ने इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए थे 1985 में। ठीक है, अंगोला हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अंगोला में बहुत पाया जाता है डायमंड्स और पेट्रोलियम, ये बहुत पाया जाता है, इसीलिए इंडिया अंगोला के साथ रिलेशनशिप और अच्छा करना चाहता है। स्टैटिक में फिर क्या पढ़ते हैं? अंगोला के कैपिटल क्या है? लुआंडा। इसका करेंसी क्या है? क्वांजा। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जाओ मैनुअल गोन्काल्व्स लोरेंको। ठीक है, लोरेंको याद रखना, इससे भी हमारा काम बन जाएगा। ये तो प्रेसिडेंट की विजिट है टू अंगोला। बोत्सवाना भी हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। फिर ये है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला मेगावाट स्केल वैनेडियम फ्लो बैटरी प्लांट एट NTPC नेत्रा। ठीक है, ये है आपका वैनेडियम फ्लो बैटरी। मनोहर लाल खट्टर कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, भारत सरकार।
तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं पावर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मेगावाट स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम ऑफ 3 मेगावाट कैपेसिटी एट ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो आपका वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम है ना, इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है नेत्रा ने। नेत्रा का फुल फॉर्म होता है एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस, और ये सिचुएटेड है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है एनटीपीसी का। एनटीपीसी जानते हो बेसिकली काम करता है किसके लिए? थर्मल पावर के लिए। लेकिन एनटीपीसी अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी जा रहा है। ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में भी जा रहा है। तो सोलर एनर्जी का जब आप प्रोडक्शन करोगे तो फिर उसमें आपको एक्सेस जो एनर्जी होता है ना, उसको बैटरी में स्टोर करना पड़ता है, ताकि रात में जब सूरज नहीं होता है तो इस बैटरी के द्वारा आपको पावर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये इसका महत्व है। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसने लॉन्च किया है वाटरशेड महोत्सव इन गुंटूर, आंध्र प्रदेश। ये देखो डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और साथ साथ ये यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के। वाटरशेड बेसिकली देखो होता क्या है, ये एक ऐसा लैंड होता है जहाँ से वाटर आपका फ्लो करके या ड्रेन करके एक कॉमन वाटर बॉडीज़ में जाता है। जैसे बहुत सिंपल सा समझो, एक एरिया है जहाँ पे उसके पास में एक नदी है, तो उस एरिया में क्या होता है, बारिश वारिश होता है, इससे सारा जो पानी होता है वो बहकर चला जाता है कहाँ पे? नदी में चला जाता है। तो वो पूरा एरिया जो होगा ना, उसको वाटरशेड बोला जाएगा। ठीक है, अब ये जो वाटरशेड महोत्सव है, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? इसमें देखो फोकस किया जाएगा ऑन कम्युनिटी लेड वाटर रिजुवनेशन। वाटर रिजुवनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपका पानी, बारिश हुआ, ज़मीन पे गया, और बहुत वहाँ पे क्या होगा फिर वो ना, कुछ तो पानी चला जाता है ज़मीन के नीचे, और कुछ पानी जो होता है वो बहकर चला जाता है आपका नदी में, जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने लिया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, लैंड पे अगर वो बिल्कुल बंजर होगा, कोई वहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं होंगे, तो इसको रोकने वाला पानी को कोई नहीं होगा, तो बारिश के समय क्या होगा, वो पूरा पानी मिट्टी काटते हुए पूरा चला जाएगा नदी में। इससे सॉइल का भी लॉस होता है, पानी भी स्टोर नहीं कर पाते हैं, और जब बारिश ख़त्म हो जाएगा तो किसानों के पास पानी नहीं है, पीने के पानी की भी कमी हो जाती है, क्योंकि वाटर का फ्लो इतना तेज़ होता है कि वो ज़मीन के नीचे नहीं जा पाता है, ग्राउंड वाटर में वो नहीं जा पाता है। तो वाटर रिजुवनेशन में क्या किया जाता है कि उस एरिया का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? वहाँ पे आर्टिफिशियल बनाए जाएंगे, आपके डैम बना सकते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, या फिर वहाँ पे पॉन्ड बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे पेड़ वेड़ लगा के कर सकते हो ताकि वो पानी को रोक सके। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्फेसिस दे रहा है कि ये कम्युनिटी करे, जो लोकल कम्युनिटी है ना, जो गांव वाले हैं, वो मिल के ये काम करे। वाटर महोत्सव इसी को सेलिब्रेट करेगा। इससे होगा क्या, इससे उस एरिया का सॉइल जो है, सॉइल का हेल्थ भी है अच्छा हो जाएगा, और क्योंकि हमारा गांव अधिकतर कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो जब पानी उनको हमेशा मिलता रहेगा तो फिर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, जो कि आपका सस्टेनेबल होगा। ठीक है, ये किक स्टार्ट हुआ है गुंटूर से, और इसको पूरे इंडिया में किया जाएगा। तो आपको ये सिर्फ याद रखना है, वाटरशेड महोत्सव कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? गुंटूर, आंध्रा में। ठीक है, फिर डिफेंस में आ जाओ। 11th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति एक्सरसाइज, ये स्टार्ट हुआ है कर्नाटका में। इसमें इंडिया और श्रीलंका की आर्मी रहती है। ठीक है, ये तो देखो, जब मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका देखो क्या रहता है, ये किसके किसके बीच में है, ये आर्मी है, नेवी है, या एयरफोर्स है, ये कहाँ पे हुआ, और कितने दिनों पे होता है। कितने दिनों का मतलब कितने साल के बीच में ये होता है। ये चार चीज़ हमेशा याद रखना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेवी का एक्सरसाइज होगा, और एनडीए जैसा एग्ज़ाम दोगे ना, तो उसमें कौन सा शिप इस्तेमाल किया गया वो भी याद करना पड़ता है उस एग्ज़ाम में। नॉर्मली दूसरे एग्ज़ाम में शिप नहीं पूछेंगे, ये चार चीज़ पूछ लेंगे। उसी पैटर्न पे अगर हम इसको पढ़ें, तो जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, ये होता है किसके बीच में? इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में। ठीक है, ये देखो हर साल होता है,
1 साल होता है श्रीलंका में तो 1 साल होता है इंडिया में। जैसे 2025 का जो एडिशन था वो आपका श्रीलंका में हुआ, तो फिर 2025 एडिशन कहाँ पे होगा? इंडिया में हो रहा है। इंडिया में ये कहाँ पे हो रहा है? बेलगावी कर्नाटका, बेलगावी है कर्नाटका में, वहाँ पे आपका ये हो रहा है। सेफ्टी के लिए ऐसे पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? इंडिया के तरफ से राजपूत रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी का, उसकी एक बटालियन है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के 20 पर्सनल्स भी इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन मुख्यतः ये आर्मी एक्सरसाइज है। श्रीलंका से है गजब रेजिमेंट ऑफ श्रीलंकन आर्मी अलॉन्ग विद 10 पर्सनल फ्रॉम द श्रीलंकन एयरफोर्स। ये याद रखना है मित्र शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। और एक और याद रखना, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक नेवल एक्सरसाइज भी होता है। उस नेवल एक्सरसाइज को कहते हैं स्लीनेक्स, श्रीलंका इंडिया नेवी एक्सरसाइज। ये भी अल्टरनेट होता है, ठीक है। और जो 2025 में जो एक्सरसाइज हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था। फिर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट COP30 ये स्टार्ट हो गया है बेलेम ब्राज़ील में, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया COP। पहले COP का फुल फॉर्म, COP होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अभी आते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या होता है। तो जब भी हम लोग समिट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें यही देखते हैं इसको ऑर्गेनाइज किसने किया और फिर ये कहाँ पे हो रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अभी COP आया था इसलिए फुल फॉर्म हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ऑर्गेनाइज किसने किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNF, ठीक है, CCC। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ये हो जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका सेक्रेटेरिएट है कहाँ पे? बॉन, जर्मनी में। तो जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका जो सेक्रेटेरिएट है बॉन में, वो हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करवाता है। ये हर साल होता है। जैसे जो 29 हुआ था ना, वो हुआ था बाकू अजरबैजान में, ठीक है। और 30 कहाँ पे हो रहा है? बेलेम ब्राज़ील में हो रहा है। ये हर साल अल्टरनेट करता रहता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दावा कर रहा है 31 का, वो कंफर्म होगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया हम लोग याद करेंगे। फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया हम लोग याद नहीं कर रहे हैं। अब COP होता क्या है? COP उसको कहते हैं, उन कंट्रीज को कहते हैं जिन्होंने साइन किया है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। जिन्होंने इसको साइन किया है उनको है। आज की बात करें तो टोटल 198, जिसमें से 197 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज नहीं होता है, ये तो यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो यूरोपियन यूनियन प्लस 197 कंट्रीज, तो टोटल कितने हो गए? 198। ये COP हैं, इन्होंने साइन किया है, रेटिफाई कर दिया है UNFCCC को। इसलिए COP में टोटल कितने मेंबर हो गए? 198 आपके मेंबर हो गए, ठीक है। और हिस्टोरिकली अगर याद करो तो पहला जो COP था वो हुआ था कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी इन 1995 में हुआ था, ठीक है। देखो ये बेसिकली किससे है? क्लाइमेट चेंज से। 1992 में रियो में समिट हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वहीं पे आपका ये बना था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका मेन मकसद क्या था? वर्ल्ड के कंट्रीज को कहो कि आप फॉसिल फ्यूल कार्बन का प्रोडक्शन कम करो, क्योंकि कार्बन के प्रोडक्शन के कारण ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन का जो डेंसिटी है वो बढ़ता जा रहा है। तो कार्बन क्या करता है? सन का जो रेज होता है ना, जो अपने साथ हीट और लाइट लाता है, उसको तो अर्थ पे आने देता है, लेकिन अर्थ का अपना एक हीट का बजट है। तो जब एक्सेस हीट हो जाता है ना, तो अर्थ क्या करता है? उस रेडिएशन को बाहर वापस स्पेस में भेजना शुरू कर देता है। इसका मतलब उसमें हीट होगा। यहाँ पे कार्बन क्या करता है? सन के रेडिएशन को तो आने देता है, लेकिन अर्थ का जो रेडिएशन है ना, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के द्वारा जो वापस भेजा जा रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको ये जाने नहीं देगा। इससे धीरे धीरे हीट जो होगा ना वो ट्रैप हो जाएगा अर्थ पे।
साइंटिस्ट कहते हैं इसके कारण धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज, कभी बारिश कभी सूखा। इसका मेन कारण क्या है? साइंटिस्ट कहते हैं कार्बन का जो इस्तेमाल है या प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्रियल एरिया की शुरुआत में हुआ। इंडस्ट्रियल एरिया का शुरुआत कहते हैं स्टीम इंजन के विकास से, जिसमें स्टीम का इस्तेमाल किया गया फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टीम कैसे निकलेगा, स्टीम कैसे बनेगा? जब कोयले को जलाया जाएगा, एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा, तो फिर वही आ गया। यानी कि कोयला जलाना जब हम लोगों ने शुरू किया, उसके बाद से ही ये बढ़ना शुरू हुआ। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में, जिसमें पहली बार सहमति हुई थी कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में ना सारा बर्डन डाल दिया गया था डेवलप कंट्रीज पे कि आप अपना कार्बन का प्रोडक्शन कम करो। डेवलपिंग कंट्रीज को कहा गया था आप भी सहयोग करो, लेकिन आपके लिए कोई टारगेट नहीं होगा। इसका डेवलप कंट्री बाद में विरोध करना शुरू कर दिया। फिर 2015 में पेरिस में समिट हुआ था। ठीक है, पेरिस समिट में पहली बार सभी कंट्री एग्री किए थे कि ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और हम कोशिश क्या करें, इसको कम करें बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इसका मतलब अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे सपोज करो अर्थ का टेम्परेचर 20% था, तो इसको बहुत होगा तो 22% तक जाने दो। ये एग्जाम्पल है, हकीकत नहीं है, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको। ये किया गया। फिर पेरिस समिट में हर कंट्री को कहा गया था कि आप ऐसा करो, अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अनाउंस करो, जिसमें आप ये बताओगे कि कैसे कैसे आप अपने टारगेट को पूरा करोगे, कैसे कार्बन का प्रोडक्शन कम करोगे, कैसे रिन्यूएबल सोर्स को ज़्यादा बढ़ावा दोगे, उसका इस्तेमाल करोगे। ये सारा आपको देना होगा, और हर कंट्री को अपना NDC एवरी 5 ईयर्स में अपग्रेड करना पड़ता है। इंडिया ने जो अपना NDC बनाया है उसमें कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। उसमें एक टारगेट ये है 2070 तक भारत जो है ना एक नेट ज़ीरो कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्री होगा। नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता कि भारत में कार्बन का प्रोडक्शन नहीं होगा। नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है अगर सपोज करो 2070 तक भारत में 100 किलोग्राम्स कार्बन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके अल्टरनेटिव 100 किलोग्राम्स का कार्बन को सक करने का, इन्वायरमेंट से सक करने का, सोखने की भी क्षमता भारत में होनी चाहिए। तो 100 किलोग्राम्स इमिशन हुआ, उत्पादन हुआ, और 100 किलोग्राम्स आपने दूसरे तरीके से सक कर लिया। टोटल कितना हुआ, नेट कितना हो गया, ज़ीरो। तो नेट ज़ीरो कार्बन प्रोडक्शन, कार्बन एमिशन टारगेट भारत ने सेट किया है 2070 तक अचीव करने का। ये भारत के NDC में से एक मेजर टारगेट है। ये सारा डिस्कशन होगा कहाँ पे, बेलम में। इसमें अभी बहुत कुछ होगा। ठीक है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, कनाडा लूजेस मीजल्स फ्री स्टेटस। मीजल्स को हिंदी में बोलते हैं खसरा। मीजल जो होता है ना, ये वायरस से होता है। ये देखो, मीजल्स खसरा किसी को भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये किसको अटैक करता है, बच्चों को करता है। तो WHO का रूल है, अगर किसी कंट्री में पिछले 12 महीने में कोई भी मीजल्स का फ्रेश केस या ट्रांसमिशन का केस नहीं आता, लोकल ट्रांसमिशन का मतलब उस देश के अंदर एक से दूसरी जगह पे मीजल्स नहीं फैलता, तो फिर उस कंट्री को मान लिया जाता है मीजल्स फ्री। लगभग 30 ईयर्स से कनाडा एक मीजल फ्री कंट्री था, लेकिन हुआ क्या है कि ये भी कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। इस साल लगभग 5000 से ज़्यादा मीजल्स का केसेस आया है कनाडा में, और कनाडा उसको कंट्रोल करने में असफल रहा है, इसीलिए कनाडा का ये स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। अब देखो, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है और यूनाइटेड स्टेट्स है और मैक्सिको आता है। ये भी मीजल फ्री रीजन हुआ करता था, लेकिन कनाडा के कारण अब नॉर्थ अमेरिका एक मीजल फ्री रीजन नहीं रहा। एग्ज़ाम में क्या रखेगा, कौन सा कंट्री है जिसका मीजल फ्री स्टेटस ख़त्म हो गया, कनाडा। मीजल किससे होता है, वायरस से। मीजल बेसिकली अफेक्ट करता है किसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। जैसे अगर किसी को मीजल्स है, खांसेगा, ठीक है ना, छींकेगा, तो फिर वहाँ से एयरबॉर्न है, हमारे पास आ सकता है, और हमारे फेफड़े, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना,
लंग्स के थ्रू, ये हमारे पूरे बॉडी में जा सकता है। नॉर्मली वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में ना, स्पेशली बच्चों में डेथ भी हो जाते हैं। भारत ने टारगेट सेट किया है कि भारत को फ्री करना है मीजल्स और रुबेला से। ये कब तक फ्री करना है? 2026 तक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। भारत अपने आप को मीजल्स और रुबेला फ्री करेगा अगले साल 2026 तक। ये न्यूज़ हम कह सकते हैं थोड़ा पुराना है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ कभी पुराना भी नहीं होता, बार बार किसी न किसी कारण से अगर वो न्यूज़ में आ जाता है तो फ्रेश न्यूज़ बन जाता है। ये है सर्गियो गौर, ठीक है। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में कल अपने पद की शपथ ली है। कौन से पद की शपथ? इनको अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स। और अपॉइंट किसने किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। ध्यान क्या रखना, ये जो सर्गियो गौर हैं, इन्होंने शपथ लिया था ओवल ऑफिस में। ओवल ऑफिस कहाँ है? व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल घर भी है प्लस ऑफिस भी है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने और सारे उपस्थित थे, जितने सारे इसके टॉप लीडर थे डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट के। सर्गियो गौर जो है वो सिर्फ भारत के एम्बेसडर ही नहीं होंगे अमेरिका के, बल्कि ये यूएस के स्पेशल एनवॉय हैं टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया। ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट थे जो बाइडन। जो बाइडन के समय एरिक गारसेटी को अपॉइंट किया गया था एज द एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो बाइडन जब हार गया ना, तो उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और फिर सर्गियो गौर को इसने अनाउंस किया। हमारे देश की तरफ एम्बेसडर नॉर्मली इंडियन फॉरेन सर्विस के कोई लोग बनते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में कोई ऐसा ब्यूरोक्रेसी टाइप का नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटी है, तो जब कोई नया प्रेसिडेंट आता है तो वो अपने बंदे को एम्बेसडर वगैरह नियुक्त करता है, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना, ये भारत के लिए अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है, बल्कि ये यूएस के स्पेशल एनवॉय है टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। और पिछले वाले वीडियो में देखा था ना, C5+1 समिट मीटिंग हुआ था। C5+1 समिट मीटिंग हुआ था वाशिंगटन डीसी में। उसमें सेंट्रल एशिया के 5 जो कंट्री के प्रेसिडेंट थे वो वाशिंगटन में इकट्ठे हुए थे, जिसमें कजाकिस्तान अनाउंस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। कजाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर लिया है और इसराइल को मान्यता दे दी, जबकि, ठीक है, वो याद रखना। फिर ये है डेविड ज़ालेई। इन्होंने जीता है 2025 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ठीक है। ये कैनेडियन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर हैं डेविड ज़ालेई, ठीक है। इनकी नावल है, नावल का नाम है फ्लैश। इसको चूज किया गया है एज द बुकर प्राइज विनर फॉर फिक्शन, ठीक है। ये पहले हंगेरियन हेरिटेज के हैं। इनके फादर जो थे ना वो हंगरी के थे, इसलिए कहते हैं हंगेरियन डिसेंट के हैं। ये पहले हंगेरियन हेरिटेज के व्यक्ति हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है। और आप जानते हो बुकर प्राइज़ में प्राइज़ मनी कितना होता है? 50,000 ब्रिटिश पाउंड, या डॉलर्स में कहे तो $66,000। बुकर प्राइज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेचर अवार्ड है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज बुक। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो नॉवेल फिक्शन लिखते हैं ना, उसके लिए बुकर प्राइज़ वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड प्राइज़ माना जाता है। इसमें क्या होता है, हर साल कुछ बुक्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट वाले में हम लोग जो थे ना, जैसे देखो इसमें था फ्लैशलाइट, ये 99% चांस से शायद नहीं आएगा, लेकिन इसको क्यों दे रहे हैं आपको? ये देखो, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये लिखने वाली कौन है? किरण देसाई। ये इंडियन ऑरिजिन की है ना, किरण देसाई इंडियन ऑरिजिन की है। तो किरण देसाई की ये किताब है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसीलिए ये याद रखना। देखो दो याद रखना, एक तो डेविड ज़ालेई, किताब का नाम क्या है? फ्लैश। और किरण देसाई की किताब का नाम क्या है? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये दो जरूर याद रखना, बाकी भूल भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। थोड़ा सा जान लो बुकर प्राइज़ के बारे में, ठीक है। इसको इंस्टीट्यूट किया था बुकर प्राइज़ फाउंडेशन, जो लंदन में है, इन 1968। इसमें क्या होता है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ एक नावल होगा, फिक्शन होगा,
ठीक है। और दूसरा शर्त क्या है, वो किताब पब्लिश होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में। तो ये एक लिटरेचर का अवार्ड है, ये उसको दिया जाता है जो इंग्लिश भाषा में लिखी जाती है और जो पब्लिश होता है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में। इसको हर साल दिया जाता है और पहले जीतने वाले कौन थे, 1969 में पीएच न्यूबाई, इनकी किताब का नाम था समथिंग टू आंसर फॉर। इंडिया के 3 लेखक हैं, 3 राइटर हैं जिनको अभी तक बुकर प्राइज फॉर फिक्शन मिल चुका है। एक है अरुंधति रॉय, इनकी किताब थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इन 2006 और अरविंद अडिगा फॉर हिज बुक द वाइट टाइगर इन 2008। किरण देसाई की बुक को इस बार भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, किरण देसाई इंडियन है, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था इंडियन ऑरिजिन की है, ये इंडियन है। ठीक है, इनकी बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये 3 है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा। ये देखो है सलमान रश्दी, है ना, इनको ऑनर किया गया है विद द डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। इनका देखो ये जो है ना ब्लैक सा बना हुआ है, इसके पीछे एक कहानी है। सलमान रश्दी इंडियन थे, इनका जन्म शायद मुंबई में हुआ था, शायद इनका प्रॉपर्टी वगैरह भी है शायद। ये इंडियन ओरिजिन के थे, फिर बाद में चले गए ब्रिटेन, वहाँ की नागरिकता ले ली। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, उसमें एक बुक है द सैटेनिक वर्सेस। सैटेनिक वर्सेस जो है ना, उस पर बहुत सारे देशों ने बैन लगा दिया, भारत में भी बैन लगा दिया गया। सैटेनिक वर्सेस में कहा जाता है कुछ ऐसे इन्होंने कैरेक्टर्स डाले, कुछ ऐसे जो राइट्स किए हैं जो कहते हैं इस्लाम के खिलाफ है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने कहा जो सलमान रश्दी का सर लेकर आएगा उसको हम $10 मिलियन देंगे। 10 मिलियन या $1 मिलियन था सलमान रश्दी को। उसके बाद ये छुप गए, ब्रिटेन ने इनको संरक्षण दिया। बाद में फिर ईरान ने कहा था, ठीक है, तो फिर बाद में जब थोड़ा सिचुएशन नॉर्मलाइज होने लगा तो ये वहाँ से चले गए आपके यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में शायद 22 या 23 में लिटरेचर का एक फंक्शन हो रहा था, वहाँ पे ये भी मंच पे बैठे हुए थे। वहाँ पे एक साहब आए, उन्होंने चाकू से इन पे अटैक कर दिया, इनके आँख चली गई। ठीक है, क्यों, वही ईरान के लीडर ने जो इस पे फतवा जारी किया था कि इसको मार दो, इसी के लिए। इसीलिए देखो ये यहाँ पे काला चश्मा जो है ना, ये इनका आँख चला गया है, इसीलिए ये पहनते हैं। ये कहानी है सलमान रश्दी की। ठीक है, ये तो पता ही है, डेटन लिटरेचर पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2025 का। इनकी और फेमस बुक्स वगैरह है मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटेनिक वर्सेस, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, द लमूर, लास्ट शाई, नाइफ। जब इनके आँख पे वो चोट लगी थी ना, उसके बाद जो पहला बुक लिखा था उन्होंने, लिखा था क्या, चाकू यानी कि नाइफ पे। और लेटेस्ट बुक है द 11th आवर। तो ठीक है, ये है शैलेश चंद्र जी, ये फर्स्ट इंडियन है जिनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ OICA। तो फिर OICA का पहले फुल फॉर्म देखो, ये फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंच। तो फ्रांस या फ्रेंच भाषा में ना इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल दस कंस्ट्रक्टर्स द ऑटोमोबाइल्स, OICA हो गया, लेकिन इंग्लिश में इसका होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। विश्व में जो कार वगैरह बनाती है उसका ये कंपनियों का एक ग्रुप है। सतीश चंद्रा पहले भारतीय हैं जिनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ OICA। सतीश चंद्रा अभी क्या हैं, ये प्रेसिडेंट है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, और ये MD एंड CEO हैं टाटा मोटर्स के। OICA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में। फिर तेलंगाना के एंथम लिखने वाले आंदे श्री का देहांत हो गया। इनका असली नाम था आंदे यल्लैया। ठीक है, ये वहाँ के रिनोन पोएट थे। देखो फिर से याद रखना, पॉलिटिशियन मरेगा तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता।
अगर कोई पॉलिटिशियन सर्विंग पोस्ट पे है, जैसे चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है या सेंट्रल मिनिस्टर है, अगर वो मरते हैं तो हमारे काम का होता है और हमें याद करना पड़ता है उनके पास पोर्टफोलियो कौन सा था। ठीक है, अदरवाइज पुराने सीएम पुराने पीएम मर गए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आर्ट एंड कल्चर से अगर किसी का डेथ होगा तो ज़रूर याद रखना, वो बहुत चांसेस से पूछते हैं, इसीलिए हम लोग आंदे श्री का नाम याद कर रहे हैं। ये पोएट थे, तेलुगु में लिखते थे, और इनकी जो एक पोयम थी, जया जया है तेलंगाना, जब कांग्रेस गवर्नमेंट दिसंबर 23 जब 2023 में कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने इनका जो सॉन्ग है ना, जय जय है तेलंगाना, कविता है, उसको तेलंगाना का बना दिया स्टेट सॉन्ग। ठीक है, तो आंदे यलैया या आंदे श्री ये कौन थे? तेलंगाना के एंथम राइटर थे, जिनका हाल में देहांत हो गया। फिर ये है एम के स्टालिन, इन्होंने इनाग्रेट किया है अनबुचलई डे केयर सेंटर। अनबुचलई तमिल वर्ड है, अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो माफ़ करना। डे केयर सेंटर, ठीक है, ये तमिलनाडु के सीएम है। इन्होंने 25 अन्नबुचलई डे केयर सेंटर लॉन्च किया, और कहाँ से लॉन्च किया? तिरुचि से। इसका देखो कंसेप्ट क्या है, जितने भी भारत में स्टेट में सीनियर सिटीजन्स होंगे वो तो देखो रिटायर हो गए हैं, तो दिन में क्या करेंगे? तो खाली समय में ना स्टालिन गवर्नमेंट कहती है आप इन डे केयर सेंटर में आ जाओ, वहाँ आपके लिए सारी फैसिलिटी है, रिक्रिएशन का है, चेस है, कैरम है, योगा सिखाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, लाइब्रेरी होगी, ठीक है, हेल्थ चेकअप भी आपका होगा। इससे क्या होगा? आप इंगेज रहोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, इससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी और क्या होगी? अच्छी होगी। तो दिन भर आप यहाँ पे रहो, लोगों के साथ मिलो, ये सब काम करो, और शाम को अपने परिवार के साथ घर में चले जाओ। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा, अनुबोचलाई डे केयर सेंटर किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? सिंपल सा है, तमिलनाडु। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो मैनेज करेगा नैनी सैनी एयरपोर्ट। ये न्यूज़ थोड़ा सा पुराना है, ठीक है, आप जानते हो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 में, तो उसका 25 ईयर्स हो रहा है, पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो 9 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी उत्तराखंड गए हुए थे, और उन्हीं के विजिट के समय ये आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एग्रीमेंट साइन किया है विद उत्तरा गवर्नमेंट, और वो अब मैनेज करेगा नैनी सैनी एयरपोर्ट। तो नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, उत्तराखंड में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये किसके अंदर आता है? ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और भारत में सारे जो एयरपोर्ट्स वगैरह ना उसको यही मैनेज करता है। तो जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था एयरपोर्ट्स का, तो जो मेजर एयरपोर्ट्स थे उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करता था, और छोटे जो होते थे उनको स्टेट गवर्नमेंट मैनेज किया करता था। तो नैनी सैनी एयरपोर्ट जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उसको मैनेज कौन करेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर ये हैं एलेना रैबकीना, ये कहाँ की हैं? ये कजाकिस्तान की हैं, और इन्होंने जीता है WTA फाइनल्स। देखो WTA फाइनल्स होता क्या है? प्रोफेशनल वुमेन टेनिस जो होता है ना उसको चलाता है WTA। WTA होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, जैसे मेंस में होता है ना ATP होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। उसी तरह वुमेन प्रोफेशनल टेनिस को ऑर्गेनाइज करता है WTA। ठीक है, पूरे साल कोई ना कोई टूर्नामेंट होता रहता है WTA का, फिर उसमें उनको पॉइंट्स मिलते हैं। जो टॉप 8 प्लेयर्स होते हैं सिंगल्स के और डबल्स के, वो क्वालिफाई करते हैं फॉर द सीजन्स का फाइनल WTA फाइनल्स के में। तो 2025 का जो सीजन फिनाले था उसको कहते हैं WTA फाइनल्स। ये हुआ था रियाद कैपिटल है किसका? ये कैपिटल है आपका सऊदी अरेबिया का। ये 1 से 8 नवंबर तक हुआ था। अब देखो साथ साथ ना ATP वाला चल रहा है, तो इसमें वर्ल्ड के टॉप 8 सिंगल्स और डबल्स वुमेन्स प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया। सिंगल्स में एलेना रायबकीना ने हरा दिया किसको?
आर्यना सबलेंका का बेलारूस। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है। टेनिस में ना जब कोई प्लेयर जीतता है उसके साथ साथ हैबिट बना लो वो किस कंट्री का है। तो एलेना कजाकिस्तान की है। हराया किसको? वर्ल्ड के नंबर 1 जो अभी है आर्यना सबलेंका को। सबलेंका कहाँ की है? बेलारूस की। तीसरा पॉइंट, जो WTA सिंगल्स का फाइनल जो WTA फाइनल्स का सिंगल्स जीतता है ना ट्रॉफी, उस ट्रॉफी का नाम है बिली जीन किंग ट्रॉफी। ठीक है, ये पॉइंट 3 पॉइंट हो गया। अब आ जाओ डबल्स में। डबल्स में सेम पढ़ने का पैटर्न। कौन जीता, किस कंट्री से है? वेरोनिका कुतरमेतोवा, ये रशियन है। एलिस मार्टिनेस, ये कहाँ की है? बेल्जियम की। फाइनल में उसने हरा दिया टीमिया बाबोस, हंगरी की है। और लुइसा स्टेफानी, ये कहाँ की है? ब्राज़ील की है। डबल्स का जो खिताब जीतता है, डबल्स का जो टाइटल जीतता है, उसको दिया जाता है मार्टिना नवरातिलोवा ट्रॉफी। ये तो याद रहेगा। तो बिली जीन किंग ट्रॉफी दिया जाता है सिंगल्स के विनर को, और डबल्स के विनर को दिया जाता है मार्टिना नवरातिलोवा ट्रॉफी। एलेना ने पहली बार WTA फाइनल्स जीता है, जबकि वेरोनिका और एलिसी इन्होंने दूसरी बार WTA फाइनल्स जीता है। ठीक है, फिर आकाश कुमार चौधरी मेघालय के, ये बेसिकली बॉलर हैं लेकिन इन्होंने कमाल कर दिया। मेघालय का मैच हो रहा था विथ अरुणाचल प्रदेश, रणजी ट्रॉफी का मैच था। इसको फर्स्ट क्लास मैच का श्रेणी मिला हुआ है। आकाश कुमार चौधरी ने क्या किया इन्होंने 8 बॉल पे 8 छक्का लगाया। आज तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी प्लेयर ने लगातार 8 सिक्सेस नहीं लगाए हैं। 2 प्लेयर हैं, रवि शास्त्री और गैरी सोबर्स। गैरी सोबर्स वेस्ट इंडियन है और रवि शास्त्री इंडियन है। रवि शास्त्री और गैरी सोबर्स ने 6 बॉल पे 6 सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड बनाया था। आकाश चौधरी तो भाई साहब एक कदम आगे चले गए हैं, इन्होंने 8 बॉल पे 8 सिक्स मार दिया। और इसी इनिंग में उन्होंने सिर्फ 11 बॉल्स पे 50 रन्स बना दिया। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ठीक है, ये इसमें याद रहेगा। फिर शूटिंग में अनीश भानवाला और सम्राट राणा, ये देखो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप कायरो इजिप्ट में हो रहा है। इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए, भारत के लिए रिकॉर्ड बनाए, इसलिए अभी फ़िलहाल याद कर रहे हैं। अदरवाइज जब ये चैंपियनशिप ख़त्म होगा तो फिर उसके बारे में किया जाएगा। तो पहले फुल फॉर्म, ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। वर्ल्ड में शूटिंग का जो गवर्निंग बॉडी है वो ISSF है। इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप इन राइफल एंड पिस्टल, ये कायरो इजिप्ट में हो रहा है फ्रॉम 6 to 19 नवंबर। ये अभी तक चल ही रहा है, लेकिन ये 2 याद रखना है। सम्राट राणा, इन्होंने क्या किया? मेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप में एयर पिस्टल में इंडिविजुअल गोल्ड जीता है। आज तक कभी किसी भारतीय ने एयर पिस्टल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कभी गोल्ड नहीं जीता, इसलिए नाम हो गया। आपसे पूछेगा सम्राट राणा जो अभी न्यूज़ में थे किस खेल से बिलोंग करते हैं, सिंपल सा है, शूटिंग है। दूसरे हैं अनीश भानवाला, इन्होंने गोल्ड तो नहीं, इन्होंने सिल्वर जीता 25 मीटर्स रैपिड फायर पिस्टल में। ये पहले भारतीय पिस्टल शूटर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है जो ओलंपिक इवेंट है। ओलंपिक इवेंट का मतलब होता है ना, ये 20 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट जो है ओलंपिक्स में भी होता है। और ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए होते हैं जो ओलंपिक्स में नहीं होते हैं। तो ये ओलंपिक इवेंट है और उसमें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार मेडल जीतने वाले हिंदुस्तानी कौन है? अनीश भानवाला। सुनने में अटपटा लगता होगा लेकिन दोनों ध्यान रखना, ध्यान सिंपल सा रखना, अनीश भानवाला भी क्या है? शूटर है। इतना भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस है। Who has won the 2025 Booker Prize for Fiction for his her novel Flash? A. किरण देसाई, B. कैटी
कितामुरा, बी सी बेन मार्कोविट्स, डी डेविड ज़ालाई, ई नन ऑफ दिस। ठीक है, आप जानते हो आंसर क्या है, डेविड ज़ालाई। सेकंड, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉस्ट इट्स मीजल फ्री स्टेटस आफ्टर 30 years? ए इक्वाडोर, बी कनाडा, सी जापान, डी चाइना, ई नन ऑफ दिस। आप जानते हो आंसर क्या है, कनाडा। 3. Which country is hosting the United Nations Climate Summit Conference of Parties 30? COP30 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ए बाकू अजरबैजान, बी बेलम ब्राज़ील, सी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, डी लापाज, ई नन ऑफ दिस। ठीक है, आप जानते हो ये कहाँ पे हो रहा है, बेलम। बेलम कहाँ है, ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज जो मैनुअल गोनकाल्व्स लोरेंको whom President Draupadi Murmu recently met? A. President of Nigeria, B. Prime Minister of Benin, C. President of Angola, D. President of Mozambique, E. none of these. ठीक है, जोआओ मैनुअल गोनकाल्व्स लोरेंको, जिससे अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मिली थी, वो कौन है? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेनिन, प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला, प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक, नन ऑफ दिस। आप जानते हो ये प्रेसिडेंट है किसके, अंगोला की। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अबुचलाई डे केयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन्स? ए है केरला, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटका, डी है तेलंगाना, ई नन ऑफ दिस। इसको एम के स्टालिन ने इसका इनॉग्रेशन किया था ना त्रिची से, तो एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर है किसके, तमिलनाडु, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। आज के वीडियो में ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कवर किए गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, वो बहुत ही वैल्यूबल होगा। ठीक है, और इस पे आज के न्यूज़ पे जितने सारे MCQ क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस भी आपके PDF फॉर्मेट दे दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।